बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ वर्ड चैक एकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर में। तो आज हम बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, पेपर प्रेजेंटेशन पे अगर आप देख लें इस शीट को, तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक शीट है जिसमें मैंने कुछ लाइन ड्रा किए हैं और ये कुछ लाइन में आपके सामने ड्रा करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा की है। अब इस जगह का और इसका मतलब क्या है, तो ये मैं सबसे पहले आपको यहाँ से शुरू करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास पेपर का सेक्शन बी शुरू हो रहा है। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं सेक्शन बी को बहुत ज़्यादा इधर उधर वो राइटिंग करके नीचे ऊपर लाइन्स खींच के इस पर बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करूँ। मैं सीधा सेक्शन बी लिख लेता हूँ। अब सेक्शन बी में मेरे पास अगर क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब ये है कि यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होता है, या क्वेश्चन नंबर 2 होगा या क्वेश्चन नंबर 1 होगा, फिर उसके सब पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा होता है नोट। ठीक है, नोट में ये सबसे लाजमी पार्ट होता है पेपर का। अगर आपसे कहा जाए कि अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग 14 क्वेश्चन, तो मतलब ये है कि आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करें 14 में से। अगर आपको कोई एक आध क्वेश्चन मैंडेटरी लिखा होता है तो आपने मैंडेटरी वो सबसे पहले फिर उसको लेना है। ठीक है, मतलब ये है कि वो आपने लाजिमी सॉल्व करना है। अगर कोई मैंडेटरी नहीं है तो फिर आप कोई से भी 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 13 और 14 सॉल्व कर सकते हैं। साइंस के पेपर में मैंडेटरी नहीं होता, लिटरेचर के पेपर में, मोस्टली उर्दू और इंग्लिश के पेपर में वो मैंडेटरी क्वेश्चन आपको देते हैं। तो ये मेरा आ गया है सेक्शन बी। अब यहाँ पे सपोज मेरे पास ये आता है 1। ठीक है, इस 1 का मतलब ये है कि ये जो रोमन में हम 1 लिखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, पेपर में। तो पेपर में क्वेश्चन है कि वाई इवापोरेशन काजेज कूलिंग। ये मेरा क्वेश्चन है कि वाई इवापोरेशन काजेज कूलिंग। अब मुझे क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ये लाइन छोड़ दी है। ठीक है, अब सेकंड लाइन में मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आंसर। मैंने यहाँ पे लिख दिया आंसर। अब आंसर लिखने के बाद मैंने क्या किया, आंसर लिखने के बाद बहुत ही सिंपल है, मैंने लिखा है इवापोरेशन। क्या? इवापोरेशन। अब ये मैंने इवापोरेशन लिख दिया। अब इवापोरेशन को मैं अंडरलाइन करता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख लें कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पहले से अंडरलाइन कर ले। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप डाउट में हैं कि आपके पास टाइम बचेगा या नहीं बचेगा, तो फिर इसको आप एंड में भी, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो लाजिमी होना चाहिए। कंटेंट पेपर प्रेजेंटेशन से बहुत ज़्यादा अहम है। अगर आप कंटेंट मिस कर जाते हैं तो आपके मार्क्स के रिडक्शन चांसेस होते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन मिस करते हो तो इस पे आपसे कोई मार्क्स की कटिंग नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ये मैंने लिख दिया है इवापोरेशन। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल दूंगा कि डेफिनेशन। क्या? डेफिनेशन। अब डेफिनेशन का भी मैंने यहाँ पे इसको इस तरह किया और यहाँ पे मैंने इसके भी नीचे एक लाइन ड्रॉ की है। क्या किया मैंने? एक लाइन मैंने इसके नीचे ड्रॉ किया। ये मेरा आ गया डेफिनेशन। अब डेफिनेशन मैंने सपोज मैंने यहाँ से डेफिनेशन शुरू किया कि इवापोरेशन इज द स्पॉन्टेनियस spontaneous conversion of liquid into vapors। मतलब ये कि ये मेरा डेफिनेशन है। ये मेरा डेफिनेशन है कि यहाँ पे मैंने मतलब ये है कि 2.5 लाइन्स या मैक्सिमम 3 लाइन्स पे मैं अपना डेफिनेशन लिख सकता हूँ। इसके बाद में तो इसके बाद का पोर्शन है वो क्या है, वो मेरा आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। क्या है? एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन को मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं। अब एक्सप्लेनेशन को भी मैंने मतलब ये है कि एक लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, ये लाइन का फ़ायदा ये होता है कि इससे आपकी जो पेपर की प्रेजेंटेशन है वो मतलब उसमें एक निखार सा आ जाता है और पेपर आपका खूबसूरत लगता है, लेकिन और प्रेजेंटेशन नहीं, जस्ट प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जिस तरह हम ऐसे लिखते हैं उर्दू या इंग्लिश में, तो आपने देखो कि ऐसे हम यहाँ से पेन रख देते हैं और यूँ शुरू हो जाते हैं।
लेकिन अगर आप साइंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो ये मेरा आपको मशवरा है कि आप उसको पॉइंट्स में लेके, लेट सपोज आपने लिख लिया कि मतलब पॉइंट 1 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं इवापोरेशन का ये है कि इवापोरेशन काजेस कूलिंग, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख लिया, फिर मैंने दूसरे पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह मैंने टोटल मतलब ये है कि सपोज कर लेते हैं कि मैंने 2, 3, 4, 5 एंड 6 पॉइंट में सपोज मैंने इवापोरेशन को यहाँ पे कवर किया, ठीक है। अब ये 6 आप ABC भी लिख सकते हैं, आप रोमन भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप बाकी पेपर में डिजिट्स कौन से इस्तेमाल करते हैं, तो आप उससे थोड़ा सा डिफरेंट इस्तेमाल करें। तो मैंने इसको पॉइंट में लिख दिया। अब मैं उसके बाद क्या करता हूँ, उसके बाद मैं आ जाता हूँ कि यहाँ पे लेट सपोज ये मैंने ऐसा कवर किया। अब मुझे एक डायग्राम ड्रा करनी है, लेकिन डायग्राम के लिए मेरे क्या है, डायग्राम के लिए मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, 3-4 लाइन है तो वो सूटेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज कि डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन का, तो डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन को भी हमें चाहिए कि हम इसको भी मतलब ये है कि अंडरलाइन कर लें। क्या कर लें? अंडरलाइन कर लें डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन को। इसको अब मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब अगर आपका डायग्राम स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये कि आप समझते हैं कि आपसे डायग्राम में कोई गलती नहीं होगी, तो फिर आप डायग्राम को मार्कर से ड्रॉ कर लें, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूं कि आल दो मेरे डायग्राम्स इतने अच्छे नहीं हैं, जो मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है। अब इस बीकर में मेरे पास यहाँ पे ये लिक्विड पड़ा हुआ है और मैं कहता हूँ कि इससे वेपर्स जाएंगे 8 ऑल टेम्परेचर्स, ठीक है। ये वेपर्स हैं, ठीक है। ये कंटेनर है और ये मेरे पास लिक्विड्स हैं, ठीक है। अब ये मेरे पास डायग्राम है और मैंने यहां पे लिख लिया कि डायग्रामेटिकल प्रूफ या एक्सप्लेनेशन, ये मैंने लिख दिया। अब ये तो मेरे डायग्राम का सारा हिस्सा मतलब ये है कि कवर हो जाता है। फिर उसके बाद मैं क्या हेडिंग देता हूं, मैं देता हूं कंक्लूजन, और हम कह सकते हैं कि बॉटम लाइन। अब कंक्लूजन और बॉटम लाइन, इसको भी मैंने मतलब यह है कि प्रॉपरली अंडरलाइन किया। अब कंक्लूजन और बॉटम लाइन में मैं लिख देता हूं कि evaporation is the process which can be occur at all temperature, or it is a spontaneous process, and या मैंने ये लिख सकता हूँ कि because the hotter particle evaporates from the surface of the liquid, so the cooler particle are remain in the container, that's why it actually draw heat from the atmosphere, due to which we feel our atmosphere much cooler as compared to the before evaporation. तो ये मेरे पास इसका बॉटम लाइन आए। तो ये मैंने इवापोरेशन का इस तरह जो है ना वो एक कवर किया। सपोज फिर मेरे पास सेक्शन सी है, तो सेक्शन सी को मैं यहाँ से शुरू नहीं करूँगा, सेक्शन सी को मैं नेक्स्ट पेज से शुरू करूँगा। अब इसमें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि इवापोरेशन occurs at all temperatures। ये इसका मतलब क्या है, मैंने कहा कि 8 ऑल टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को भी मैंने अंडरलाइन किया, इस ऑल को भी मैंने अंडरलाइन किया। मतलब यह है कि इवापोरेशन और वेपराइजेशन में ये बेसिकली फ़र्क है कि वेपराइजेशन में हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, इवापोरेशन में सच ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप इवापोरेशन पे मतलब ये है कि वो करें, तो इवापोरेशन के लिए फिर ये ज़रूरी है कि आप जो भी आपके की पॉइंट्स हैं, जो भी आपके कैची वर्ड्स हैं,
उसको आप अंडरलाइन करें, उसको आप अंडरलाइन करें। ये अंडरलाइन आप पेपर ख़त्म होने के बाद भी, ख़त्म होने का मतलब ये है कि अगर आप पेपर थोड़ा सा अर्ली ख़त्म कर देते हो और अभी पेपर के ऑफिशियल ख़त्म होने में टाइम है, तो आप सारे जो कीवर्ड्स है, कैची वर्ड्स है, उसको आप अंडरलाइन कर लें ताकि जो भी चेकर होगा तो उसको ये आसानी से नज़र आ जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम है, आप मैनेज कर सकते हैं, तो आप साथ में भी इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। बहुत बेहतर तो ये है कि अगर ये वर्ड में मार्कर से लिख देता, कि मतलब ये है कि मैं टेम्परेचर इस तरह मार्कर से लिखता, बाकी बल पॉइंट से होता, लेकिन शायद मेरे पास इतना टाइम ना बचे, ड्यू टू विच मैं इसको कवर करूँगा उसी चीज़ से, मतलब यह है कि मैं अंडरलाइन करूँगा। अच्छा, अब सेक्शन बी का आप देखें तो इसको मैं मतलब यह है कि मार्कर चेंज करके इसको मैं इस तरह अंडरलाइन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है सपोज़, तो जब मेरा क्वेश्चन ख़त्म होगा तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। चूँकि मोस्टली ब्लैक लाइन्स हैं तो मैं इस तरह कर देता हूँ और इस तरह। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है और नीचे से मैं सेकंड क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो ये मैंने आपको एक मतलब यह है कि पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से एक आइडिया दे। होपफुली ये जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन और इधर लाइन्स उधर लाइन्स, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट वेस्ट टाइम है और इससे आपके जो मेन क्वेश्चंस है वो रह जाते हैं। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी पेपर सेटर होता है वो पेपर इस तरह बनाता है कि अगर 3 आवर का पेपर है तो 2.5 आवर एटलीस्ट आप उस पर स्पेंड कर लें। ये कभी नहीं होता कि वो 3 आवर में आपको 2 आवर का पेपर दे दे। अगर आप इस तरह करते हैं तो इट मीन कि आपने कुछ ना कुछ पार्ट्स वो छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये मतलब एक पेपर प्रेजेंटेशन का था। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। अब मुझे नहीं पता कि आपको कितना ज़्यादा ये मतलब अच्छा लगेगा, लेकिन कोई भी आपके वो हैं सजेशंस वगैरह तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं इस पर फिर भी काम कर सकता हूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।